तो पेपर कैसा रहा ओवरऑल, हमारी टीम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बहुत सारे बच्चे मिले, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। 20 आपको नॉन फार्मा दिखाई देगा, 80% जो है फार्मेसी का पोर्शन पूरा दिखाई देगा। नॉन फार्मा बहुत ही इजी पोर्शन, एक था फार्माकोलॉजी और दूसरा जो था आपका फार्मा। यहाँ पर इस पेपर में नॉन फार्मा वाज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर, फार्मेसी वाज द डिसाइडिंग फैक्टर। कोई भी टीचर ये क्लेम नहीं कर सकता कि यही 100% कट ऑफ होने वाली है, एक्सपेक्टेड होता है। अब कैटेगरीज के अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जब भी कभी पेपर होता है आप सेल्फ एनालिसिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेम एफर्ट डालोगे तो सेम रिजल्ट होगा, इसलिए सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। अभी हाल फिलहाल में जो कल आपका एम्स का एग्जामिनेशन हुआ है, एम्स ईआरई 2025 का ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि कई सेंटर्स पर मैं पहुंचा, मेरी टीम पहुंची, तो थोड़ा सा हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि 100% एक्यूरेसी के साथ जो है चीज़ें एनालिसिस कर पाएँ। तो पेपर कैसा रहा ओवरऑल, हमारी टीम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बहुत सारे बच्चे मिले, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो इन सारे के बेसिस पर जो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कोशिश हमेशा होती है कि वीडियो को 100% एक्यूरेट बनाया जाए, लेकिन क्योंकि कट ऑफ प्रोडिक्शन होती है, कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। कितने नंबर एग्जामिनेशन में कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोग बैठे, वास्तविक पेपर कैसा आया, उसके बाद का क्या है, तो बहुत सारी चीज़ों पर कट ऑफ जो डिसाइड करता है। इसलिए कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। 100% प्रोडिक्शन कर पाना कट ऑफ का किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इतना अगर दिमाग में मान के चलेंगे तो आप वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, और पूरी वीडियोस को अच्छे से देखना। पूरा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, उसमें एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो। तो यहां पर आप देखेंगे एम्स ईआरई फार्मासिस्ट का 2025 का एग्जामिनेशन रिव्यू वीडियो ये होने वाली है। आप सभी को पता है कि यहां पर आप देखेंगे नॉन फार्मा और फार्मा का पोर्शन जो है 20 आपको नॉन फार्मा दिखाई देगा, 80% जो है फार्मेसी का पोर्शन पूरा दिखाई देगा। और उसके बाद आप देखेंगे एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो डी फार्मा प्लस बी फार्मा बोथ वर एलिजिबल, क्योंकि एम्स जब अपना खुद एग्जामिनेशन करा रहा था तो आपने नोटिस किया होगा कि थोड़े से पेपर अच्छे लेवल के आ रहे थे। लेकिन जब एम्स के साथ और भी जुड़ गए, जैसे एसआईसी को हो गए, सफदरजंग वगैरह के, इन सब के हॉस्पिटल्स के अगर जुड़े, क्योंकि एम्स ईआरई अब हो गया, तो ये कई लोगों का एग्जामिनेशन खुद एज ए कंडक्टिंग बॉडी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये मॉडरेट पेपर को रखने लगे। तो आप देखेंगे वहां पर कट ऑफ वगैरह जो है काफी फ्लक्चुएट हुई है। उसके अलावा लैंग्वेजेस आपको हिंदी इंग्लिश तो मेन देखने को मिलेंगी, वहां पर चेंजिंग का ऑप्शन आ ही रहा था। अब जरा सा थोड़ा सा एस्टिमेशन की बात करें कि क्या कैसा पेपर रहा, उसके बारे में थोड़ा सा अगर बात करें तो नॉन फार्मा बहुत ही इजी पोर्शन आया था। नॉन फार्मा 20 में से 20 बच्चों ने मारा हुआ है, 17-18 तो सब लोगों ने जनरल कर ही लिया है। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे ये जो फार्मा वाला पोर्शन आया था, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि क्योंकि एम्स का नेचर आप देखोगे, एम्स किसके लिए, मेडिकल के लिए है, मेडिकल साइंसेज के लिए, तो वहां पर उनका दिखा कि मेडिकल लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। तो इन 4 सेगमेंट जो बचे हुए थे, 18-18 मिनट का सेगमेंट था, 1.5 घंटे का पेपर था, 100 क्वेश्चन आपको करने थे। उसमें आप नोटिस करोगे कि एक सेगमेंट ऐसा था जो क्लिनिकल बेस्ड था, यानी कि केस स्टडीज बेस्ड था, और पूरा का पूरा पेपर केवल 2 सब्जेक्ट पे डिसाइडेड था। एक था फार्माकोलॉजी और दूसरा जो था आपका फार्मास्यूटिक्स। मैं देखिए इस चीज का जब सारे सिलेबस हैं तो आपको हमेशा एक्सपेक्ट की जाती है, चाहे एम्स हो चाहे कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो, कि आप सभी का ध्यान रखें। आप केवल और केवल फार्माकोलॉजी का पेपर नहीं बना सकते, आप केवल और केवल शूटिंग का पेपर नहीं बना सकते, आपको पूरा का पूरा जो है ध्यान देना पड़ेगा। एक एक चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए पेपर में, यही हर छात्र, क्योंकि हर सब्जेक्ट छात्र पढ़ के जाता है। हाँ, उसमें जो ट्रेंड होते हैं आपके, जैसे आप क्वेश्चन पेपर सेट करते हो तो बच्चा उस हिसाब से ट्रेंड देखता है, एस्टिमेट करता है कि हाँ ये चीज़ें हैं। लेकिन यहां पर आप कल के पेपर में आप देखोगे ये थोड़ा सा सैड था कई बच्चों के लिए जो फार्माकोलॉजी में इंटरेस्टेड है, फार्माकोलॉजी इनको पसंद है, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उनसे भी क्वेश्चंस नहीं लग रहे थे, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे जो फैक्चुअल थे। तो बार बार मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट को ध्यान में रखो, वहां पर वो चीज़ दिख रही थी। लेकिन दुख की बात ये देखिए कि फार्माकोलॉजी, ज़्यादातर फार्माकोलॉजी पूछ लिया गया, पूरा फार्मेसी का मतलब फार्माकोलॉजी वहाँ पूछ लिया गया। सूटिक्स के कुछ क्वेश्चन आप बायोफार्मास्यूटिक्स वगैरह देखो, बाकी सब्जेक्ट्स कहाँ हैं। तो ये बच्चों के लिए ये इस तरीके की चीज़ें जो है थोड़ा सा एक्सपेक्टेड नहीं होती एग्जामिनेशन बॉडी से। हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि जो है पेपर जो है रेगुलर बने, और पेपर हर जगह से हर सेगमेंट को टच किया जाए। ठीक है, अब आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, जो और भी एग्जामिनेशन बॉडी वो फिक्स कर देती है, हम 10 नंबर आपसे कंप्यूटर का पूछेंगे, हम फार्माकोलॉजी 15 क्वेश्चन पूछेंगे, तो दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट देयर ऑल प्लान्स। तो उस हिसाब से बच्चा प्रिपरेशन करता है, अच्छा ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको हम उसी हिसाब से प्रिपेयर करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज उनको मिला जो लोग फार्माकोलॉजी से थे, लेकिन डिसएडवांटेज उनके लिए था जो लोग फार्माकोलॉजी नहीं अच्छी थी, जिन्होंने फार्माकोलॉजी को कैजुअली लिया था या फिर नॉर्मल पढ़ के गए थे सारे सब्जेक्ट्स की तरह पर। तो केस स्टडीज बेस्ड वाला आप देखेंगे तो उसमें 20 में से क्वेश्चन अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो 8-10 क्वेश्चन या मैक्सिमम जिन्होंने किया होगा 12-15 क्वेश्चन अच्छे भी कर पाए होंगे,
लेकिन ऑन एन एवरेज अगर 8-10 के आसपास पकड़े तो ये वाले सेक्शन में था। बाकी जो 2, 3, 4 और सेक्शन जो बचे हुए थे उनमें आप देखोगे आराम से 13, 14, 15 के आसपास जो है ऑन एन एवरेज सारा बच्चा जो है कर ले रहा था, लगभग आउट ऑफ 20। तो ये इस तरीके की स्थिति थी। ये मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं आपको, हवाबाजी वाली कोई बात नहीं है। सो नॉन फार्मा में आप देखोगे 18 से 20 बच्चे सारे कर रहे थे। यहां पर एक सेक्शन में जो केस स्टडीज बेस्ड था, क्योंकि देखो जब भी कभी क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें इजी, मॉडरेट और टफ का बैलेंस बनाया जाता है ताकि कट ऑफ को जो है मैनेज किया जा सके। ठीक है, इजी क्वेश्चन सब कर रहे होंगे, मॉडरेट वो बच्चा करेगा जो थोड़ा सा तैयारी करके गया था, जो थोड़ा सिंसियर होगा, और टफ क्वेश्चंस वो टच करेगा जो अच्छे लेवल का बच्चा, जो अच्छी किताबें पढ़ रहा है, जो एक्स्ट्रा पुश दे रहा है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा है, उसके लिए वो सारी चीजें थी। तो ये वाले क्वेश्चन केस स्टडीज बेस्ड आप देखोगे 2 किताबों पे मेनली, अब लिपिन कोर्स के बहुत सारे केस स्टडी आपको दिखे, केडी त्रिपाठी के दिखे आपको क्वेश्चन, तो अच्छे लेवल के दिखे। तो बेचारे डिप्लोमा वालों का क्या हालत हुआ होगा आप समझ सकते हो अंदाजा। लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा ने जो है काफ़ी एडवांटेज लिया, नॉन फार्मा में तो खैर एडवांटेज था ही। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई थी यहाँ पर, लेकिन कुछ सेक्शंस जो है ये, लेकिन एक ही फार्माकोलॉजी से सारा पूछ लेना, सूटिक्स के कुछ क्वेश्चन दे देना, ये थोड़ा सा बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ। हमेशा रिक्रूटिंग बॉडी को ये सब सारी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, बच्चों के कंसर्न को ध्यान देना चाहिए। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो भी रिक्रूटिंग बॉडीज़ हैं आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों के कंसर्न को, ऐसा ना करें क्योंकि इससे बच्चों के भविष्य के साथ दिक्कतें होती हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए और थोड़ा बच्चों की जो क्वेरीज है उसको आप रिजॉल्व करिए। बाकी जो है ये सारी स्थिति थी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस काफी आसान थे, वन लाइनर क्वेश्चंस थे, आप इजी लगा ले रहे थे। जीके में भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दे रहे थे, स्टैटिक जीके था, जनरल नॉलेज का। इंग्लिश के क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग के थे, सेंटेंस करेक्शन के थे, बहुत आसान थे 10th लेवल के। रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े सिंपल थे। तो यहाँ पर नॉन फार्मा आपको जो है, वैसे आप देखोगे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में आप ध्यान दो कि नॉन फार्मा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जहां पर भी जिस भी फार्मासिस्ट एग्जाम में नॉन फार्मा है, दैट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। बिना नॉन फार्मा की तैयारी किए आप फार्मासिस्ट एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, इस बात को आप क्लैरिटी से ध्यान दे लो। लेकिन कोई चीज कमजोर क्यों? क्योंकि आपने उस पर कम जोर दिया हुआ है, प्रॉब्लम ये है। तो आप नॉन फार्मा को कैजुअली मत लो। देखो कितना सेगमेंट है, अब यहां पर 80-20 है, तो जाहिर सी बात है यहां पर फार्मा का एक इंपॉर्टेंट रोल है। चीख चीख के सिलेबस बोल रहा है, तो फार्मा का देखो रोल यहां पर था। यहां पर इस पेपर में नॉन फार्मा वाज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर, फार्मेसी वाज द डिसाइडिंग फैक्टर। रैंक कौन डिसाइड करेगा? वो क्वेश्चन वाला सेगमेंट। सिलेक्शन कौन से डिसाइड करेगा? बाकी सारे ओवरऑल सेगमेंट। तो आप लिस्ट में तो आ जाओगे, लेकिन जो रैंकिंग डिसाइड होगी वो टफ क्वेश्चन से होगी, यहां पर आप नोटिस करोगे सब सारी चीजें। तो अब यहां पर जब नॉन फार्मा कम है, ना के बराबर है, डिसाइडिंग फैक्टर यहां पर नहीं है, लेकिन आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। आज आसान आ गया लेकिन आगे टफ क्वेश्चन हो 20, तो इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना है। डेली थोड़ा थोड़ा समय नॉन फार्मा को देना है, इतना। लास्ट में नहीं कि 4 दिन 10 दिन हम फार्मा पढ़ लेंगे, ये नॉन फार्मा का पढ़ लेंगे और इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। डेली आप एफर्ट्स डालो थोड़े थोड़े, ठीक है। तो हाँ, साथ साथ हम लोग सीख क्या है वो सारी चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप देखोगे फार्माकोलॉजी के ज्यादातर क्वेश्चंस आपको पूरा एक सेगमेंट केस स्टडीज था, उसमें लंबे लंबे क्वेश्चंस थे, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और वहां पर अगर आप नोटिस करोगे, जब 2-4 क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, उसके बाद कुछ कीवर्ड्स थे, उस कीवर्ड को पकड़ना था, तो क्वेश्चंस लग रहे थे। लेकिन वो तभी लगा पाएंगे जिनको इन डेप्थ फार्माकोलॉजी का नॉलेज होगा, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा। तो केस स्टडीज जो है मेरिट डिसाइड करेगा, सिलेक्शन तो यहां से भी हो जाएगा, मेरिट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय दिस केस स्टडीज। अगेन वही, जब मैं फार्माकोलॉजी मैंने पढ़ाया था, चाहे भाटी सर ने जिन्हें भी पढ़ाया होगा हमारे यहाँ फैकल्टीज, आप देखोगे यहाँ पर साइड इफेक्ट्स के क्वेश्चंस थे, तो साइड इफेक्ट के थे। क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते ही हैं, आप यहाँ पर नोटिस करोगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते ही हैं। ड्रग ऑफ चॉइस, सिंड्रोम्स वाले क्वेश्चन आपको देखोगे, तो जैसे मैंने एक रैपिड रिवीजन करके फोल्डर बना के दिया था आपके कोर्स में, आप नोटिस करोगे 7-8 उसमें वीडियोस थी। सिंड्रोम्स के क्वेश्चन देखो 2-3 बन गए थे। साइड इफेक्ट की पूरी वीडियोस मैंने बनाई थी, साइड इफेक्ट वाले सारे क्वेश्चंस वहीं से आ गए थे, अगर आप नोटिस करोगे तो। आपके कोर्स में रैपिड रिवीजन वाले में आप देखोगे साइड इफेक्ट की एक वीडियो, ड्रग का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसकी एक वीडियो, पूरे ड्रग ऑफ चॉइस क्या है उसकी एक वीडियो, इस तरीके की। तो वहां से काफी क्वेश्चंस जो आपको मोर देन 10-15 क्वेश्चन थे वहां पर केवल इनसे। तो ये पूरा ओवरऑल आपको दिखाई देगा। सूटिक्स में आप देखोगे आपको फार्माकोकाइनेटिक्स पे, एडीएमए पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, बायोफार्मास्यूटिक्स के काफी क्वेश्चन थे। सूटिक्स के नॉर्मल जनरल फार्मेसी वाले क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे, तो ये था। तो यहाँ पर एक चीज़ जो थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग थी वो ये थी कि फार्मा का मतलब फार्माकोलॉजी नहीं होता है, और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं। जब आपने अदर सब्जेक्ट्स का मेंशन कर रखा है तो रिक्रूटिंग बॉडी से अगेन मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्ट की जाती है बच्चों के साथ, ये इनजस्टिस हो जाता है कि एक ही सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए जो भी रिक्रूटिंग बॉडी हो,
बैलेंस एक पेपर होना चाहिए, हर बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है। या तो फिर आप क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये सेगमेंट आपका इतना होने वाला है, तो उस हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, बाकी ओवरऑल एम्स का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा है, कंडक्टिंग बॉडी बहुत अच्छी है, अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन लिया, व्यवस्था जो है ओवरऑल ठीक थी। अब छिटपुट तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, कभी लेट एंट्री हो रही, कभी क्या हो रहा है, कभी बहसबाजी हो रही, कभी आईडी कार्ड को, तो वो सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उसमें कुछ कहीं बच्चों की भी गलतियाँ होती है, कहीं सेंटर पे भी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टेड नहीं लोग होते, तो वहाँ पर गड़बड़ होती है। अब माइक अनाउंसमेंट का आप देखोगे सेंटर्स पे माइक अनाउंस होते हैं, बहुत सारे डिस्टर्ब होता है। बच्चे बोल रहे थे कि सर माइक जब अनाउंस करते हैं स्टार्टिंग में 10-15 मिनट हमारा ऐसे ही चला जाता है। तो वो सब जब आप फीडबैक, जब टीसीएस एग्जामिनेशन कराती है, जब लास्ट में फीडबैक देते हैं ना, तो फीडबैक लिखा करो, ताकि टीसीएस को पता लगे कि ये सेंटर्स पे किस तरीके की सुविधाएं जो आपको दी जा रही है, तो आप वहाँ फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल माजरा आपको समझ में आएगा, नजर आएगा। ठीक है, चलिए अब जो है क्या, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इजी पेपर था, कुछ लोग कह रहे हैं मॉडरेट पेपर था, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ टफ क्वेश्चंस थे, सर मॉडरेट टू टफ था। मेरे को जो समझ में आया, जो बच्चों को समझ में आया, पेपर तो देखो इजी टू मॉडरेट ही था। क्योंकि आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब आप यहाँ 15 लगाने की स्थिति में हो तो ये बहुत टफ नहीं कहा जाएगा, ये इजी टू मॉडरेट ही है। केवल एक सेक्शन आपको जो है टफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप नोटिस करो, ये भी इजी पोर्शन ही था, यहाँ पर क्वेश्चंस लगा रहे थे। तो ये 4 सेगमेंट को देखो तो ये इजी टू मॉडरेट ही थे। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे तो ये वाला थोड़ा सा टफ सेगमेंट आपको दिखाई देगा। तो पेपर तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही था। ठीक है, लेकिन जो मेरिट डिसाइड हो रही है वो कुछ टफ क्वेश्चन से उन्होंने मेरिट जो डिसाइड किया, तो कुछ क्वेश्चन टफ देके उन्होंने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, वो इसलिए कि कट ऑफ बहुत ज्यादा ना चली जाए, तो मैनेज करने की कोशिश जो है एम्स ने की है। तो इजी टू मॉडरेट ही पेपर था, उसमें कुछ टफ क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए गए थे। ठीक है, ये सारी चीजें, तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा। अब कट ऑफ की बात देखो, कट ऑफ को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। मैं क्लियर कट बता दूं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, रिक्रूटिंग बॉडी के अलावा कोई भी इस चीज का 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। इस गलतफहमी में आप मत रहो, कोई भी टीचर ये क्लेम नहीं कर सकता कि यही 100% कट ऑफ होने वाली है, एक्सपेक्टेड होता है। और कट ऑफ हमेशा वेरी करती, क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन, कितने लोगों ने फॉर्म भरा इस बात पर निर्भर करता है, कितने लोग देने गए, कितने लोग हथियार डाल के बैठ गए, वो गए नहीं, कैसा पेपर आया, कैसा रुझान था पेपर के दौरान। भाई हमने सेट कर दिया हमें 80 करके जाना है, पेपर टफ आ गया तो आप 80 कर ही नहीं पाओगे, इजी आ गया तो आप हो सकता है 85 भी अटेम्प्ट कर लो। तो उस समय क्या स्थिति थी, इन सब सारी चीजों को समझ गए। तो हमेशा कट ऑफ को आप ध्यान में रखा करो कि 2-4 क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे ही होंगे। 100% कोई भी टीचर या कोई भी प्लेटफॉर्म प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो जबरदस्ती उसको गरियाने की जरूरत नहीं है, यहां पर प्रैक्टिकली रहना चाहिए। ठीक है, चलो अब कैटेगरीज के अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। मार्क्स की अगर बात करें तो जितने भी आप देखोगे क्वेश्चंस इंटू 400, इंटू यानी कि 4 इंटू 400 मार्क्स के होगा सारे। ठीक है, आउट ऑफ 400, तो जो भी कट ऑफ होगी आउट ऑफ 400 मार्क्स होगी, या फिर आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। अगर रेंज देखो, जो बच्चों से बात हुई मेरी, रेंज देखो तो मेरे को यही समझ में आ रहा है कि 55 to 65 के बीच में अगर आप हैं, किसी भी कैटेगरी में आप हैं, तो यू आर इन द सेफ स्कोर 55। अब कॉमन सी बात है कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ओबीसी का ज़्यादा जाता है, ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एससी एसटी में 2-4-6 क्वेश्चंस का फर्क होता है। सबको पता है कि यहाँ से जो ये वाली कैटेगरी, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन का फर्क आपको, यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन का फर्क नजर आता है आपको कट ऑफ, इस तरीके से। तो ऊपर से आप उतना नीचे अंदाजा लगा लेना, समझ गए आप। तो पेपर वॉज इजी टू मॉडरेट, हैविंग सम टफ क्वेश्चंस, इस तरीके की चीज़ें थी। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तो हुआ नहीं बनाने जब बहुत टफ आ गया, तो बहुत टफ आ गया था, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहना कि बहुत आसान आ गया था, वो यहाँ एसी के कमरे में बैठ गया, पंखे के नीचे बैठ के डिस्कस करना आसान है। जो स्टूडेंट दे रहा है एग्जाम, जो रियलिटी में एग्जाम दे रहा है, उसको पता है कि कितने पसीने टपके थे केस स्टडीज करते हुए। ठीक है, तो वो भी हकीकत हमें ध्यान रखनी चाहिए। इतना हलवा भी पेपर नहीं आता कि आप गप से खा जाओ। ठीक है, ये भी चीज़ है। तो 55 to 65, आप 65 का 70 भी हो सकता है, 55 का 50 भी हो सकता है। तो रेंज आपको जो नजर आएगी वो एवरेज वो 55 to 65 है, आप मान के चलिए। अब 65 जब ओवर है, आप देख रहे हो 60 to 65 जनरल का आप मान के चल रहे हो, उसी में से 2-3 क्वेश्चन घटा के ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कर लो, 2-4-6 क्वेश्चन घटा के आप जो है एससी एसटी के लिए कर लो, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। दुखद स्थिति या बुरी स्थिति क्या होती है, जो लोग बॉर्डर लाइन पे होते हैं कि सर 55 के आसपास, मेरा तो 54 बन रहा है, आप अपना बीपी बढ़ा रहे होते जब तक रिजल्ट नहीं आता, और नतीजा है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, आप पढ़ाई नहीं करते। आप इन सब चीज़ों को छोड़ दो, जिंदगी में एक चीज़ सीख लो, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है मत कंट्रोल करो उसे। वर्क ऑन द कंट्रोलेबल्स, डोंट कंट्रोल दिस थिंग्स विच आर नॉट इन अंडर योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में जो नहीं है उस पर कोई मतलब नहीं है,
आपका उस पर कंट्रोल है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो कंट्रोलेबल्स जो कंट्रोल किए जा सकते हैं उन पे काम करो। आपने अपना बेस्ट दे दिया, अब इसके बाद आपका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। अब जो बॉडी है वो एग्जामिनेशन, तो इस बात पे ज़्यादा दिमाग लगाना, सर खपाना कि नहीं यार क्या कट ऑफ होगा, क्या प्रोडिक्शन होगी, कितना होगा, इस बात से बीपी बढ़ाना और अगला एग्जाम खराब कर लेना और फिर डिमोरलाइज कर लेना, दिस इज़ नॉट गुड थिंग। ये हेल्थ के लिए भी नहीं ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी नहीं ठीक है। सबसे दुखद स्थिति बॉर्डर वालों की है, जो जिनको होना उनको क्लियर कट पहले से पता होता, मैं क्लियर बता, जिनका होना उनको पहले अंदर से फीलिंग आ जाती कि मेरा हो रहा है, जिनको नहीं वो भी क्लियर होते हैं, लेकिन स्थिति होती है जो बॉर्डर लाइन वाले होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आने वाले, जैसे अभी आप देखोगे आरआरबी का फॉर्म एज ऑफ नाउ भरा जा रहा है, तो जिनका आरआरबी में डिमोरलाइज मत हो। एक एग्जाम आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता, 1-1.5 घंटे का 2-1 घंटे का एग्जाम आपकी जिंदगी कैसे डिसाइड कर सकता है। बहुत सारी चीजें, मेंटल स्टेटस आप गुजर रहे होते हो, आप सोचने से लेके एग्जाम हॉल तक, एग्जाम देने तक सारी चीजें होती हैं। तो आप जब सोचा, आपने डिसाइड किया एग्जाम देने का, फिर आपने पढ़ाई की, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड किया, प्रीवियस एरिया एनालिसिस की, ईच स्टेप पे आप अपने आप को निखारने की कोशिश करो, आप अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करो, हमेशा हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करो। अपना 1% भी बेहतर बनोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बेस्ट होगे। क्योंकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ ये है, किसी की स्थिति यहां हो सकती, किसी की यहां हो सकती, किसी की यहां, आपको हमेशा डेली अपग्रेड होना है। ठीक है, हमेशा निगेटिव माइंडेड पर्सन से दूर आप रहो, जितने भी निगेटिव आपके तत्व हैं उनसे दूर रहो, बिल्कुल इग्नोर देम, जैसे आप उनको जानते ही नहीं है। सिंपल सी बात है, जो आपके लिए जिंदगी में स्टैंड ले रहे हैं, स्टैंड फॉर देम, बाकी निगेटिव एलिमेंट से बिल्कुल दूर रहो। और जो भी चीजें हैं अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश को, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में बढ़ने का। अपने काम से काम रखो, अपने काम पे फोकस रहो, सिंपल सी बात है। तीसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कभी पेपर होता है आप सेल्फ एनालिसिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेम एफर्ट डालोगे तो सेम रिजल्ट होगा आपका, इसलिए सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जब भी पेपर आए तो उसी वक्त एनालिसिस करो, क्योंकि 2 महीने 4 महीने बाद फिर अगले पेपर में एनालिसिस करो, आप भूल जाओगे चीजें। तो आप पहले तो मैक्रो एनालिसिस करो कि मेरे साथ हुआ क्या, क्यों गड़बड़ हुई मेरे साथ। फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन पेपर में कि मैं हर क्वेश्चन में कैसे जूझ रहा था, क्या वो रिवीजन की प्रॉब्लम थी, मैंने पढ़ा नहीं, या फिर मेरे क्वेश्चन लगाने के तरीके में मेरी अप्रोच गलत है, कुछ भी हो सकता है। तो वो माइक्रो एनालिसिस जरूर करो आप, माइक्रो एनालिसिस, ओवरव्यू पेपर देखो और फिर माइक्रो एनालिसिस करो, टाइम मैनेजमेंट का उसको काम करो। ये सब कैसे दूर करोगे, आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स में टेस्ट सीरीज लगा, टाइम मैनेजमेंट का इशू है, टेस्ट सीरीज आप लगाओ। लग रहा है कि सिलेबस आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो, आप अटेम्प्ट ही नहीं ले पा रहे हो, तो आप सिलेबस ज़्यादा कवर करो। लग रहा है कि क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो रिवीजन पे फोकस करो। लग रहा है कि क्वेश्चंस आप जल्दीबाजी में गलत करो तो पेशेंसली क्वेश्चंस को पढ़ो। ये सब चीज़ें एग्जाम में नहीं करनी है, टेस्ट वगैरह लगा के अपने आप को मजबूत कर लेना है। ठीक है, चलो, तो ये ओवरऑल है कि सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। बाकी मोटिवेशन, कोई ऐसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आई कुड नॉट बी एनी मोटिवेटिंग फैक्टर जब तक इंटरनली आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मोटिवेशन होता है आपका मकसद, आप किस मकसद से आप जुड़े हुए थे, आपने ये तैयारी क्यों स्टार्ट की थी। भाई मुझे अपनी सोसाइटी में अपना स्टेटस बढ़ाना है, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, मुझे फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, मुझे बेहतर लाइफ देनी है, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है सोसाइटी में, मुझे एक बेहतर लाइफ चाहिए, मुझे बच्चों के लिए सोचना है। एनी रीजन कुड बी देयर, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अच्छा पैसा कमाना है, मुझे अपने माँ बाप का मान बढ़ाना है। देयर कुड बी डिफरेंट रीजन फॉर डिफरेंट पीपल्स, बट दैट रीजन शुड बी क्लियर। दिखावा में मत करिए, यू आर यूनिक पर्सन, डोंट कंपेयर विथ एनीवन। आप अलग हो, अगर आप दूसरे की तरह भेड़ चाल में, फिर आपके क्या मतलब रह गया। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में और प्लेटफॉर्म में क्या फ़र्क है, उनके अलग यूनिकनेस है, हमारे अलग यूनिकनेस है। इंडिया में लाखों टीचर्स है फार्मेसी के, मेरे में उनमें क्या फ़र्क है। बहुत सारे टीचर्स मेरे से भी बेस्ट हैं, उनसे भी मैं सीखता हूँ। बहुत सारे जो टीचर जिन्हें लगता है बच्चों को, वो मेरे से सीखते हैं। तो मेरे को भी किसी ने सिखाया, मैं आपको वो चीज़ें कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो चीज़ें सिखा रहा हूँ। ये तो हमारी परंपरा है भारतीय संस्कृति की, जो आपने सीखा है वो आप आगे कन्वे करो। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करनी है। गड़बड़ हुआ पेपर तो एनालिसिस करना है और अगले पेपर में 2-4 दिन का जो है गैप लेके फिर लग जाना है। सोना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है पीक पर हो, कुछ नंबर से अगर चूक रहे हो तो आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। थोड़ा सा घूमो फिरो, अपना वो काम करो जो आपको खुशी देता हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको खुश रहना। नोबडी इज गोइंग टू हैप्पी फॉर यू, कोई भी नहीं, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट इन योर कैरियर, कोई भी नहीं करने वाला है। चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, कोई भी, नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। आप उनको कितना भी जलील कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, दे विल ऑलवेज फॉर यू। तो इसलिए अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए मोटिवेटेड आप रहो, अपने लिए एटलीस्ट स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, दुनिया ले चाहे ना ले। ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना आप बार बार सीखो, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। ठीक है, बी यूनिक। तो ये सारी चीज़ें जो है सेल्फ एनालिसिस और ये सब सारी चीज़ें करनी है।
मोटिवेटिंग फैक्टर आपका रीज़न है वाई यू हैव स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन। बाकी कट ऑफ वगैरह थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है तो मैनेज कर लेना, इसके लिए परेशान नहीं होना है। आइडिया आपको लग ही गया होगा। पेपर का रिव्यू कैसा था वो मैंने पूरा बता ही दिया, फार्मा नॉन फार्मा में क्या था। बाकी मैंने अथॉरिटीज से भी रिक्वेस्ट कर दी है, बाकी बच्चों को भी बोला है कि भाई आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि हर बार कोलोजी ही आएगी, लेकिन इस बात से इतना निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोलोजी सूटिक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाहे आप जीपैट उठा लो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर उठा लो, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, दीज आर द बैकबोन सब्जेक्ट। आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात पे तो 100% श्योरिटी है। कोई भी एग्जाम आप उठा लो, दीज आर द बैकबोन सब्जेक्ट्स। तो ये नहीं कि नहीं अब मैं कोलोजी पढ़ने बैठ जाऊँ, कोलोजी आएगा उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन कोलोजी को, सूटिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। बी फार्मा, डी फार्मा के सर में डी फार्मा, तो डी फार्मा वाले यहाँ तो कर रहे थे ना, अच्छा कर रहे थे। नॉन फार्मा तो सभी के लिए थे ना, 12th के बाद आप भी आए, 12th के बाद ये भी आए हैं। तो ये कहना कि नहीं सर मैं डी फार्मा को मुझे तो हवा नहीं लग रही थी, नहीं, आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर बी फार्मा से आपकी फाइट हो रही है, अगर आपको लग रहा है तो शिकायत करने के बजाय नहीं, आप अपने लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड करो यहाँ पर, ठीक है। बाकी कोई हेल्प चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कैसा आपका फीडबैक रहा, एक पोल भी हम लोग क्रिएट करेंगे, पोल क्रिएट कर देंगे तो आप उससे प्रोडक्शन बताना, तो उससे और प्रोडक्शन होगा तो हम कुछ में अगर कुछ चेंजेस होंगे तो हम उसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेरा ओवरव्यू था, ये ग्राउंडेड रियलिटी थी, जहां सेंटर्स पे मैंने जाके देखा, सारी चीज़ें महसूस की, बच्चों से मिला, तब मैं बातें कर रहा हूँ, हवाई वाली बात नहीं करती, इसीलिए थोड़ा सा समय लेके वीडियो बना रहा हूँ आप तक। तो आशा कर रहा हूँ कि आपकी चीज़ें ये समझ में आ रही होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे जो है पूछ सकते हैं। बाकी कुछ बच्चे जब मुझे एग्जाम पे देते हैं तो एग्जाम हॉल में देखते हैं या फिर कहीं एग्जामिनेशन सेंटर पे देखते हैं, परेशान हो जाते हैं। भाई मैं कभी भी किसी टीम को नहीं रोकता कि आप जिंदगी में मत बढ़ो, सबको अपनी जिंदगी में बढ़ने का अधिकार है। तो मैं अपनी टीम को भेजता हूँ, भाई अगर आपकी एज, आप जाओ एग्जाम दो, महसूस करो एग्जैक्ट रियलिटी क्या है दुनिया को। अपने टीचर्स को भी भेजता हूँ, जाओ आप एग्जाम दो, ऑलरेडी उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर रखे, दे आर एनफ कॉम्पिटेंट, लेकिन फिर भी ट्रेंड को समझने के लिए मैं एग्जाम दिलवाता हूँ। भाई आप एग्जाम दो, जाओ और इस तरीके की चीज़ें समझो। जहाँ पर कहीं मेरी एज होती है मैं खुद एग्जाम बैठता हूँ। इट इज़ नॉट जस्ट कि मैं आपकी सीट मारूं, नहीं, मुझे जो जिंदगी में करना था मैं कर चुका हूं। हजारों फार्मासिस्ट, हजारों कितने संख्या में जिंदगियां बदली हैं, इस प्लेटफॉर्म ने बदली है। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूं, ये प्लेटफॉर्म बहुत ऊपर आ चुका है इन सब चीज़ों से। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जाने के लिए आपको करना पड़ेगा, और मेरे कॉम्पिटिटर्स भी देख रहे हैं इस वीडियो को। शायद यही सब चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें जो हमें यूनिक बनाती हैं, क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी एग्जाम हॉल में हमारी टीम के मेंबर्स बैठते हैं, वो भी ऐसे स्टूडेंट देखते हैं अपनी सारी चीज़ें। भाई वो भी तो स्टूडेंट है ना, उनके पास भी इक्वल राइट्स है, उन्हें भी ज़िंदगी में बढ़ने का अधिकार है। तो उनको मौका मैं देता हूँ कि आप जाओ बैठो एग्जामिनेशन हॉल में, देखो क्या स्थिति है, पेपर्स को दो। एम्स, बाकी व्यवस्था एम्स तो काफ़ी अच्छा करता है, सारी चीज़ें सुविधाएं उन्होंने दी, सब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हुई, कोई भी ऐसी घटना है तो मेरे को सुनने में नहीं आई। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्मूथली एग्जामिनेशन कंडक्ट किया उन्होंने, बहुत प्रोफेशनली किया सारी चीज़ें। बस वहीं एक चीज़ जो है बच्चों को थोड़ा सा दुख लगी कि नहीं यार फार्माकोलॉजी क्यों सारी चीज़ें पूछ लेते, उस बात को जो है मैंने भी थोड़ा सा हाईलाइट किया कि भाई ऐसा ध्यान देना चाहिए कि एक तरफा पेपर आ जाएगा तो वहाँ लॉस होता है बच्चों का, ये एक तरीके से इनजस्टिस हो जाता है बच्चों का। तो आगे से रिक्रूटिंग बॉडी इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बाकी कैसा आपका पेपर रहा, आप जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और कैसी रही ये वीडियो उसके बारे में जो आप बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।